जय हिंद, नमस्कार। यह कक्षा 8 का चैप्टर पढ़ेंगे आज हम 10वां किशोरावस्था की ओर और ये आपका चैनल ऑनलाइन क्लास D1। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए वीडियो को। तो किशोरावस्था शुरू करते हैं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा जंतु किस प्रकार जनन करते हैं, है ना। सेक्स के बारे में, सेक्स क्या रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ रखा था। सेक्स और रिप्रोडक्शन एक ही चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या है कि पढ़ेंगे किशोरावस्था के बारे में। तो ये पहला इसके अंदर टॉपिक है, जो काम का है वो पढ़ाऊंगा, इधर से उधर बातें नहीं करूंगा। किशोरावस्था की ओर तो वृद्धि जन्म के समय होती है। वृद्धि यानी शरीर में बढ़ते हैं, हाथ पैर बढ़ते हैं, ठीक है ना। आंखें वगैरह हर शरीर का अंग बढ़ने लगता है, तो बचपन से होने लगता है। परंतु 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है ना। एक बच्चा 10 साल का हो जाता है या 11 साल का हो जाता है, या लड़का लड़की, तो ग्रोथ तेजी से होता है, वृद्धि साफ साफ दिखाई देने लगती है। तो पहले की वृद्धि होती क्या है, तो शरीर के आकार में जो परिवर्तन होता है समय के साथ, उसे कहते हैं वृद्धि। और ये कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि है ना। कोशिकाएं बढ़ती है तब ऊतक बढ़ते हैं, ऊतक से अंग बढ़ते हैं, ठीक है ना। कोशिकाएं जैसे जैसे आकार बढ़ाती है वैसे वैसे शारीरिक वृद्धि होती है ना, आकार में चेंज होता है, साफ दिखाई देने लगती है। शरीर में होने वाले परिवर्तन प्रक्रिया का एक भाग है ना। शरीर में जितने भी चेंज होते हैं वो एक वृद्धि है, ग्रोथ का एक पार्ट है। इस बात का संकेत है कि बच्चे नहीं रहे, युवा अवस्था में कदम रख रहे हैं। और वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की ये अवधि शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है ना। आपके जनन अंग है वो विकसित होने लगते हैं 10-11 साल से लेकर, ठीक है ना। 13 या 14 साल की उम्र में एक लड़का किशोरावस्था स्टार्ट हो जाती है और लड़की की 11 और 12 साल में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो बहुत सारे शरीर में चेंज आते हैं। 18-19 साल की उम्र तक जाते जाते पूरी तरह परिपक्व होने लगते हैं। इसलिए लड़की की शादी की उम्र 18 साल रखी गई है और लड़के की 21 साल तक वो काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था लगभग 10-11 वर्ष की आयु से शुरू कर 18 वर्ष की आयु तक चलती है। ये अवधि अंग्रेजी के टीन्स 13 से 18 या 19 की आयु होती है। किशोरों को टीनेजर्स भी कहते हैं। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष होती है, पहले आती है ना। लड़कों में 13 या 14 वर्ष आती है, अभी बताया था। तो लड़कियों में आती है 11 या 12 साल की उम्र में। अब किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं, चेंज आते हैं, जिन्हें यौवन आरंभ का संकेत होता है। यौवन आरंभ है ना कि जवानी का शुरू होना, वो होती है 11-12 साल। यौवन आरंभ 11-12 साल से लेकर चेंज आते हैं 18 साल तक परिपक्वता आ जाती है, जब यौवन यानी जवानी पूर्णतः आ जाती है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के और लड़कियों का जनन क्षमता का विकास। सबसे ज़्यादा होता है तो ये होता है जनन क्षमता का विकास। किशोरों की जनन परिपक्वता के साथ यौवन प्रारंभ समाप्त हो जाता है। जैसे ही परिपक्वता अवस्था आती है ना, पूरी तरह 18-19 साल में परिपक्वता हो जाती है, यौवन का आरंभ समाप्त हो जाता है, पूर्णतः वो जवान हो जाते हैं ना, युवा अवस्था में प्रवेश कर चुके होते हैं, ठीक है। अब बात है कि यौवन आरंभ या किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन कौन कौन से हैं। तो पहला है लंबाई में परिवर्तन। कौन सा है? लंबाई में परिवर्तन। लंबाई में एकाएक वृद्धि यौनारंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर दिखाई देने वाला परिवर्तन है। इस समय शरीर की लंबी अस्थियों यानी हड्डियों, हाथ पैर की हड्डियां की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है ना। प्रत्येक हड्डी बढ़ती है लेकिन हाथ पैरों की ज़्यादा बढ़ती है। क्रियाकलाप एक दे रखा है, जैसे यहाँ पर ये दे रखा है, ठीक है ना, कि आयु दे रखी है वर्षों में 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11, 8 से लगाकर 18 साल तक। ये लड़कों की लंबाई दे रखी है 72-75, और ये लड़कियों की दे रखी है कि शरीर इतना % बढ़ जाता है। तो आप देखेंगे लड़कियां 11 साल, 10-11 साल के बाद लड़कियों की लंबाई थोड़ी तेजी से बढ़ती है, लेकिन 18 वर्ष तक जाती है दोनों की लगभग बराबर हो जाती है। ऐसे तो हो सकता है कोई 5 फुट का हो सकता है, कोई 4 फुट का हो सकता है, वो उसकी जेनेटिक रीजन है, लेकिन पूर्णतः लंबाई प्राप्त कर लेते हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं 17-18 साल की। लेकिन 10-11 साल के लगाकर 16 साल तक लड़के की जितनी बढ़ती है लंबाई, उससे ज़्यादा लड़की की बढ़ती है, लेकिन 16 साल के बाद दोनों की बराबर हो जाती है। और ये पूर्ण लंबाई की गणना अगर व्यास में निकालना तो ये फॉर्मूला भी है। वर्तमान लंबाई कितनी है, वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का % कितना, और गुणा 100 से। चार्ट में देख के अनुसार, जैसे एक लड़का जिसकी आयु 9 वर्ष है, लंबाई 120 सेमी है, वृद्धि काल की समाप्ति पर उसकी अनुमानित लंबाई कितनी होगी, तो 120/75 गुणा 100 करके 160 सेमी आ जाएगा। आप इस सारणी से कर सकते हैं, ठीक है।
अब है ये चार्ट दिखा रखा है क्रियाकलाप 2 में। ये देखो, ये लाल रंग है, गुलाबी रंग, ये लड़के की लंबाई बढ़ती हुई दिखाई दी गई है और ये लड़की की लंबाई बढ़ती हुई। आप देखेंगे कि लड़की की लंबाई ज़्यादा है लड़के की तुलना में, लेकिन ये उम्र है यहाँ तक आते आते 16 साल के आसपास। यहाँ पर आते आते इस ग्राफ में दिखा गया दोनों की लंबाई लगभग बराबर हो जाती है 16 से 18 के बीच, ठीक है ना। तो ये मैं बताना चाह रहा था, लंबाई लड़के की बढ़ती है, लड़की की बढ़ती है, लेकिन लड़की थोड़ी लंबी होती है और 16 साल के बाद दोनों की लंबाई बराबर हो जाती है, ये ग्राफ बता रहा है। पर एक बात दोबारा लिखी गई है, प्रारंभ में लड़कियों की अपेक्षा लड़कियां तेजी से बढ़ती है, परंतु 18 वर्ष की आयु तक है ना, 16 के बाद, 16-17 के बाद, किसी में 16 के बाद, किसी में 17 के बाद बराबर हो जाती है, ठीक है। अब आगे है, शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते। कभी कभी किशोर या ना टीनेजर के हाथ और पैर की या ना कुछ देखते हैं, हाथ पैर काफ़ी लंबे होते हैं कुछ लड़कों के, लेकिन वो 18 साल तक आते आते शरीर सही हो जाता है, ठीक है। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आपने ये ध्यान दिया होगा, व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है। इसका कारण है कि लंबाई माता पिता के जीन पर निर्भर करती है। मैंने कहा ना, जेनेटिक कारण होता है, शरीर में जीन होते हैं डीएनए के अंदर, वो डिसाइड करते हैं। जैसे माता पिता की लंबाई होती है, दादा दादी की होती है, वैसी क्या है कि बच्चों की लंबाई होती है। ये बात ये समझाना चाह रहा है। परंतु वृद्धि के इन वर्षों में उचित प्रकार का संतुलित आहार आवश्यक है, यानी भोजन संतुलित लेना चाहिए। ये अस्थियों, पेशियों, शरीर के अन्य भागों को सही ढंग से वृद्धि करने हेतु पर्याप्त पोषण सहायता करता है। संतुलित भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है, प्रोटीन कितना लेना है, वसा कितनी लेनी है, ये सब, अंकुरित अनाज जैसे जैसे दालें वगैरह खानी है, दही खाना है, हरी पत्तेदार सब्जी ये वगैरह खाने से ये क्या है, इस टीनेजर के अंदर वृद्धि अच्छी होती है, शरीर स्वस्थ रहता है और ये पूरी जीवन भर काम आता है। जो हम ऊर्जा अर्जित करते हैं किशोरावस्था में, एनर्जी या ताकत, वो जिंदगी भर काम आती है, ठीक है। अब है शारीरिक आकृति में परिवर्तन। अगला परिवर्तन है शारीरिक आकृति। आपने ध्यान दिया है कि अपनी कक्षा के छात्रों के कंधे एवं सीना निचली कक्षा के छात्रों की अपेक्षा कंधे और सीना चौड़े होंगे हैं, यौन आरंभ में प्रवेश कर चुके हैं, है ना, बाइसेप्स बनने लगे हैं, बॉडी बनने लगी है थोड़ी। जब वृद्धि के कारण कंधे फैल चौड़े हो जाते हैं। लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। लड़कियों में क्या है, कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं कटी हुई होती है, ठीक है ना। बाइसेप्स निकल जाते हैं लड़कियों की तुलना में, लड़कियों में बहुत कम होते हैं, कुछ के होते हैं, बाकी लड़कों में ज़्यादा होते हैं। अतः किशोरावस्था के दौरान लड़के और लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग है। लड़कियों में तो शरीर में वसा एक्टिव होने लगती है, इसलिए कमर के नीचे का हिस्सा चौड़ा हो जाता है, ठीक है ना। स्तनों का आकार बढ़ने लगता है लड़कियों में और फैट बढ़ने लगता है, जबकि बाइसेप्स या बॉडी बिल्डर टाइप के लड़के हो जाते हैं। ये दोनों परिवर्तन अलग अलग है। इसके अलावा स्वर में परिवर्तन। आपने देखा होगा कि कभी कभी कक्षा के कुछ लड़कों की आवाज़ फटने लगती है और नरम में स्वर यंत्र अथवा लेरिंग्स में वृद्धि का प्रारंभ हो जाता है। लड़कों में स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे हुए भाग के रूप में दिखाया जाता है। इसलिए लड़के की आवाज़ क्या है कि भारी हो जाती है और लड़कियों की आवाज़ है वो मधुर और कोमल हो जाती है। जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं, कंठ के पास है ना, ये इसे एडम्स एप्पल कहते हैं। लड़कों में बड़ी होती है या कंठमणि। लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा आता है, बाहर सामान्यतः लड़कियों में नहीं दिखाई देता। सामान्यतः लड़कियों में गर्ल्स में स्वर उच्चारित होने वाला था, लड़कियों की आवाज़ तीखी होती है और मधुर होती है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र पेशियों के अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने या भराने लगती है। यह स्थिति दिनों अथवा कुछ सप्ताह में बनी रह सकती है, जिसके बाद स्वर समाप्त हो जाता है ना। कुछ दिन किशोरावस्था में आवाज़ फटी सी हो जाती है, फिर वापस ठीक हो जाती है। अब स्वेद एवं तेलीय ग्रंथियों की रिसलता वृद्धि। किशोरावस्था में स्वेद एवं तेलीय ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों से अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ स्वेद ग्रंथि, तेल ग्रंथि अथवा लार ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियां अपने स्राव वाहिनियों द्वारा स्रावित करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोनों को सीधे रक्त या खून में निर्मोजित करती है। इन्हें नलिका नहीं होती है। हार्मोन होते हैं हमारे शरीर में, अभी आगे देखेंगे, वो नलिका नहीं सीधे खून में छोड़ देती है, इसलिए नलिका विहीन कहते हैं। कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरों पर फुंसियाँ सफ़ेद, कुछ लड़के लड़कियों के चेहरे पर मुहासे, कील वगैरह हो जाते हैं किशोरावस्था में, लेकिन 18-19 साल के बाद लगभग ठीक हो जाते हैं, लेकिन एक बार के लिए निकलने लगते हैं, ठीक है। मुहासे आदि हो जाते हैं, वो श्वेत ग्रंथियों के कारण होते हैं या तेल ग्रंथियों के कारण होता है, ठीक है। अब जनन अंगों का विकास। अगला परिवर्तन है जनन अंगों का विकास। पिछले अध्याय में हमने दिखाया गया था कि यौवनारंभ में नर जननांग जैसे कि वर्षण सीसन पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। वर्षण से शुक्राणु का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय साइज में वृद्धि होने लगते हैं तथा अंडे परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन भी शुरू हो जाता है। ये जननांगों का विकास, ये सब पिछले पाठ में हमने पढ़ा था, ये सब दोबारा आ गया, ठीक है। तो भी आपको पढ़ना है, ये भी होता है किशोरावस्था के दौरान।
अगला है मानसिक, बौद्धिक एवं संवेगात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। किशोरावस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि है। पहले की अपेक्षा किशोर अधिक स्वतंत्र और अपने प्रति अधिक सोच पाते हैं, सचेत होते हैं ना, खुद की ज़िंदगी में क्या करना है, लाइफ में गोल आता है, मैं ये बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, या मैं कुछ और बनूंगा, मुझे गाने का शौक है, मुझे क्रिकेट का शौक है, मुझे एक्टर बनना है, इस तरह, ठीक है। उनमें बौद्धिक विकास भी होता है तथा वे सोचने विचारने के काफ़ी समय लेते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में यह वह समय है जब उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। कभी कभी यद्यपि किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करता हुआ स्वयं असुरक्षित महसूस करता है, परंतु किशोर होने के कारण अपने आप को समझना चाहिए कि असुरक्षित होने का कोई कारण नहीं है, यानी फालतू की टेंशन होने लगती है इस उम्र के अंदर। आगे लाइफ में क्या होगा, ये बनूंगा तो ये कैसे बनूंगा, मेरे नंबर कम आ गए, वो मेरे दोस्त नहीं है, किसी का दोस्त ज़्यादा है, मेरे दोस्त का व्यवहार अच्छा नहीं है, बहुत सारे टेंशन पाल लेते हैं किशोरावस्था के दौरान। तो इन पर काबू पाना चाहिए। ये परिवर्तन प्राकृतिक है जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। जितनी भी टेंशन हो रही है इस उम्र में थोड़ी ज़्यादा होती है। कुछ बातों को अगर कुछ टीनेजर्स में बिल्कुल भी नहीं होती, तो अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग जेनेटिक के कारण होता है। अब गौण लैंगिक लक्षण आप अध्याय 9 में पढ़ चुके। एक वृषण एवं अंडाशय जनन अंग है। ये युग्मक निर्माण यानी शुक्राणु और अंडाणु का उत्पादन करते हैं। युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, अर्थात दाढ़ी मूंछ आने लगती है। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचान सहायता करते हैं, इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। गौण लैंगिक लक्षण क्या है? लड़कियों में स्तनों का विकास और लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। लड़कियों में बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग में या प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आते हैं, ठीक है। और किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन रासायनिक पदार्थ है, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों या अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किया जाते हैं। अंतःस्रावी तंत्र या ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं, ठीक है। यौनारंभ के समय वर्षण पौरुष हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन यानी वर्षण आदमी में जो टेस्टिस होता है उससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव किया जाता है। यह लड़कों में परिवर्तनों का कारण है, जैसे दाढ़ी मूंछ, जितनी बात आवाज़ का भारी होना, जिनके बारे में आपने अभी भी पढ़ा है। उदाहरण के लिए चेहरे पर बालों का होना। लड़कियों में यौनारंभ के साथ अंडा से हार्मोन स्रावित करता है। लड़कियों में कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन, और लड़कों में होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। बाइसेप्स आना, बॉडी बिल्डअप बनना, दाढ़ी मूंछ आना, आवाज़ भारी होना, ठीक है, ये सब लड़कों में टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है, जबकि एस्ट्रोजन के कारण लड़कियों में आवाज़ मधुर होना, ये सब परिवर्तन होते हैं। जैसे स्तन विकसित हो जाते हैं, दुग्ध ग्रंथि अथवा दुग्ध स्तन के अंदर विकसित होती है। इन हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। इन दोनों हार्मोन का नियंत्रण कौन करता है? पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन, ठीक है। अब जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में प्रभावित करती है, जिससे शरीर के विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच सके, यानी खून है पूरे शरीर में बता रहता है, इसलिए अंतःस्रावी जितनी भी ग्रंथि है वो खून में छोड़ देती है और वो जिस टारगेट अंग पर जाकर काम करना वहाँ पर कर लेते हैं। लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां है। वर्षण मंडा से लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। आपने अभी अभी पढ़ा कि हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। लैंगिक हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण होते हैं ना। टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन, ये हार्मोन कितने कितने स्रावित होंगे, कितने नहीं, ये कुछ में कम स्रावित होते हैं, कुछ में ज़्यादा स्रावित होते हैं, लेकिन इतना भी नहीं है कि दाढ़ी मूंछ आती है, इतना नहीं है कि दाढ़ी मूंछ इतनी आती है कि वो ज़मीन को छूने लगे, या बिल्कुल एक बाल भी नहीं हुए। कुछ में कम आती है तो कम आती है, लेकिन ऐसा नहीं बिल्कुल भी ना हो, कुछ अपवाद स्वरूप। तो उनको नियंत्रित कौन करता है? पीयूष ग्रंथि के स्राव, ये दिखाया रखा है। जैसे कि ये डायग्राम दिखा रखा, आप याद कर सकते हैं। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जननांगों टेस्टोस्टेरोन पुरुष नर में तथा एस्ट्रोजन स्त्रियों में स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। यौनारंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीपित करता है। पीयूष ग्रंथि से कुछ हार्मोन स्रावित होंगे, वो टेस्टोस्टेरोन ने उद्दीपित करेंगे, कंट्रोल करेंगे, और ये लक्ष्य अंग तक पहुंचेंगे हार्मोन, और फिर जो भी यौनारंभ या किशोरावस्था में चेंज होते हैं उनको, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना वगैरह, वो दर्शाएंगे। अब मानव में जनन काल की अवधि। जब किशोरों के वर्षण और अंडा से युग्मक उत्पादित करने लगते हैं तब वह जनन के योग्य हो जाते हैं। युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है, यानी युग्मक का जो शुक्राणु है वो पुरुषों में अधिक होती है, स्त्रियों में अंडाणु बनने की क्षमता कम होती है। स्त्रियों में जननावस्था का प्रारंभ यौनारंभ 10-12 साल की उम्र में हो जाता है तथा सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक रहता है।
है ना, जो युग्मक निर्माण होते हैं स्त्रियों में, वो अंडाणु 12 से 14 साल की उम्र से, 10 से 12 या 13 साल की उम्र से शुरू होते हैं और वो 45 से 50 वर्ष की आयु तक होते हैं। ठीक है। यौनारंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशयों में से एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिन के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्म ग्रहण कर सके, जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता तो उस स्थिति में अंडाणु गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिनी में हो जाता है। स्त्रियों में यह स्राव ऋतुस्राव कहलाता है। यानी कि अंडाणु है वो स्पर्म से निषेचित नहीं हुआ ना, तो फिर वो क्या है कि जो वो दीवार बनती है गर्भाशय की, वो टूटने लगती है और लड़कियों में है ना 28 से 30 दिन बाद ब्लीडिंग होने लगती है, जिसे ऋतुस्राव कहते हैं। ठीक है। पहला जो ऋतुस्राव होता है यौनारंभ में पहली बार होता है 11-12 साल, उसे कहते हैं रजोदर्शन। और 45 से 50 उम्र में स्त्री में जो ब्लीडिंग है वो बंद हो जाती है, ऋतुस्राव जिसे कहते हैं रजो निवृत्ति। प्रारंभ में ऋतुस्राव चक्र अनियमित हो सकता है, उसके बाद नियमित होने लगता है, फिर हर 28 दिन बाद आने लगता है। 28 दिन में 3 से 4 दिन आता है, फिर 28 दिन छोड़कर आता है। ठीक है। किसी में 3 दिन रहता है ब्लीडिंग, 3 से 5 दिन तक होता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर 1 महीने बाद आता है। ठीक है। 1 महीने में 3-4 दिन, बाकी 24-25 दिन नहीं होता है, इसे हम कह सकते हैं। ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। इस चक्र में अंडाणुओं का परिपक्व होना, इसका निर्मोचन, गर्भाशय की दीवार से मोटा होना, निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना शामिल है। यानी निषेचन नहीं हो रहा है अंडाणु शुक्राणु का, तब क्या है कि ब्लीडिंग होती है। किसी में ब्लीडिंग नहीं हो रही महीने में उसका। अब बात करते हैं लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो मनुष्य में कितने 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। जोड़ों के रूप में देखें तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो नर में होते हैं 22 प्लस एक्स और वाई, मादा में होते हैं 22। तो शारीरिक होते हैं 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं एक्स एक्स। ठीक है। तो इसके 2 हो गए एक्स और वाई, इसके दो गुणसूत्र हो गए एक्स और एक्स। अगर ये एक्स है और ये एक्स से मिले या इस एक्स से मिले, ठीक है ना, तो बनेंगे एक्स एक्स, तो लड़की होगी। ठीक है। और अगर मान लो वाई गुणसूत्र है, वाई इस अक्ष से मिल सकता है, इस अक्ष से मिल सकता है। ठीक है ना, तो एक्स वाई एक्स वाई। तो कहने का मतलब है वाई की मिलने की पॉसिबिलिटी 50% है और एक्स के क्रोमोसोम के मिलने की पॉसिबिलिटी 50% है। हमेशा मादा के पास या स्त्री के पास तो दोनों एक्स अक्ष ही होते हैं, और लड़के के पास या नर के पास होता है एक्स वाई। नर के पास, ठीक है ना, मेल के पास होता है एक्स वाई। तो वाई और एक्स मिलता है तो लड़का होगा, और एक्स एक्स मिलते हैं तो लड़की होती है। इसी तरह लिंग निर्धारण होता है। ठीक है। यही बात इसमें समझाई गई है, देख लेते हैं। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। मनुष्य के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से दो गुणसूत्र एक लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जिन्हें एक्स वाई कहते हैं। स्त्री में दोनों एक्स एक्स होते हैं। ठीक है। जबकि पुरुष में एक एक्स तथा एक वाई होता है। युग्मक अंडाणु और शुक्राणु में गुणसूत्र का एक जोड़ा होता है। अनिश्चित अंडाणु सदा एक एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु में 2 होते हैं, एक्स और वाई। ठीक है। एक्स और वाई चित्र को देखिए, और ये डायग्राम बना रखा है। शुक्राणु है, अंडाणु में हमेशा एक्स होंगे और शुक्राणु में या तो एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है। वाई और एक्स मिला तो लड़का हो गया, एक्स एक्स मिल गई तो लड़की हो गई। ठीक है। यही बात ये समझाना चाह रहा है। अब जान गए होंगे आप कि जन्म से पूर्व शिशु के लिंग निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। यह धारणा बच्चे के लिंग निर्धारण में उसकी माँ की भूमिका है। ऐसा कुछ नहीं है। कई बार क्या होता है, हम देखते हैं जहाँ पढ़े लिखे नहीं होते, वहाँ पर देखते हैं बार बार लड़की हो रही है तो उसका जिम्मेदार उसकी माता को माना जाता है कि ऐसी है, गलती इसकी है कि बार बार लड़की हो रही है, लड़का नहीं हो रहा। लेकिन लड़का है लड़की होना किसके हाथ में? पिता के हाथ में। अब लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जननांगों को उद्दीपित करते हैं। ठीक है ना। अन्य हार्मोन भी है, वो उद्दीपित करती हैं। आप पढ़ ही चुके हैं कि पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी है, मस्तिष्क में स्थित होती है पीयूष ग्रंथि। इसके अलावा थायराइड ग्रंथि यहाँ पर स्थित होती है गले के पास। एड्रिनल ग्रंथि है, वो किडनी के ऊपर स्थित होती है, अग्नाशय
पेट में होती है, स्त्री में अंडाशय, अंडाणु और ये वृषण, ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, बना लेना, ठीक है ना। अब है एक लड़के का गला फूला हुआ है, उभरा हुआ है, तो उसकी बुआ ने बताया कि काका गोइटर नामक बीमारी, जब गला फूल जाता है, गले में सूजन आ जाती है, तो उसे कहते हैं गोइटर बीमारी। और ये थायराइड ग्रंथि से, गले में थायराइड ग्रंथि है, उसका एक रोग है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं करती है, गले में किसी के सूजन आ जाती है, उसे कहते हैं गोइटर। उसका कारण है थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं होना। और उसका उत्पादन न होने का कारण क्या है कि शरीर में आयोडीन की कमी, आयोडीन युक्त नमक न खाए तो थायरोक्सिन का उत्पादन नहीं होगा और गले में सूजन जाएगी, जिसे गोइटर रोग कहते हैं। उनकी बुआ ने यह बताया कि उनकी फूफा जी मधुमेह से पीड़ित है, क्योंकि अग्ना से इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा है। इंसुलिन का स्राव ना हो तो मधुमेह रोग हो जाता है। उनके दरवाजे में टंगे चार्ट में बताया एड्रिनल ग्रंथि के विषय में पूछा। उनकी बुआ ने बताया कि एड्रिनल ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन कौन सा है? एड्रिनलिन। और शरीर में नमक की मात्रा कंट्रोल करता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? ये शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब थायराइड में एड्रिनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ये अपने हार्मोन का स्राव करती है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है। वृद्धि हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। कुछ व्यक्ति बहुत लंबे होते हैं, कुछ बौने होते हैं, तो वो क्या है? ग्रोथ हार्मोन के कारण होते हैं, ठीक है। सही सही स्रावित हो रहा है पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन, तो ठीक है, बराबर लंबाई का होगा, ठीक ठाक। बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो वृद्धि हार्मोन बहुत ज़्यादा स्रावित हुआ, बोना रह गया तो वृद्धि हार्मोन कम स्रावित हुआ है। ये हमने देख लिया। इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है, शुगर को कंट्रोल करता है। और एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनल स्रावित होता है, जो नमक को कंट्रोल करता है, ठीक है। और थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, जो आयोडीन की कमी हो जाए तब कम स्रावित होता है, तो गले में सूजन आ जाती है। अब है कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। आप रेशम के कीट और मेंढक के जीवन चक्र के में पढ़ चुके हैं। इल्ली को वयस्क शलभ बनने अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। इसी प्रकार टेडपोल वयस्क मेंढक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरता है। लार्वा से वयस्क बनने के परिवर्तन को, मेंढक का लार्वा उससे वयस्क बनने को क्या कहते हैं? कायंत्रण। पिछले पार्ट में पढ़ा था। कीटों में कायंत्रण का कंट्रोल या नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। मेंढक में थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन इसका नियमन करता है। थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। यदि जल में जिसमें टेडपोल वृद्धि कर रहा है पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टेडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं होगा। यानी कायंत्रण चाहिए तो उसके लिए भी क्या चाहिए? थायरोक्सिन हार्मोन चाहिए। थायरोक्सिन हार्मोन कभी मेंढक में बढ़ेगा जब आयोडीन होगा जल में, अन्यथा नहीं, ठीक है। अब है जननात्मक स्वास्थ्य। व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति युक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। विसंगति है ना कि मस्तिष्क मानसिक रूप से भी सही है, कायिक है ना शारीरिक रूप से सही, कोई बीमार नहीं है, तो वो स्वस्थ कहलाता है। किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को व्यक्तिक स्वच्छता है ना कि स्नान करना, खाना खाने से पहले हाथ धोना, पर्याप्त स्नान करना, रोजाना स्नान करना, व्यक्ति के स्वच्छ कपड़े पहनना इत्यादि, और सफाई का नियमित रूप से ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। शारीरिक हल्का व्यायाम कर सकते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक पर जा सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ठीक है। ये सब करना चाहिए। किशोर अवस्था में जब शरीर वृद्धि करता है तो उपरोक्त बातें और भी अधिक आवश्यक हो जाती है। जैसे किशोर अवस्था में रहते हैं वैसे हम रह जाएंगे। आलसी तो पूरे जीवन भर आलसी। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम 18-19 साल के होंगे, तब कहते हैं ना कि इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, बाइसेप्स बनते हैं। तो जब हम कसरत करेंगे तो बाइसेप्स और ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। किशोर अवस्था में वृद्धि तीव्र विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर के लिए आहार नियोजन अत्यंत आवश्यक होना चाहिए। आप पढ़ ही चुके हैं कि संतुलित आहार क्या है। यानी संतुलित आहार जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज पर्याप्त मात्रा में, वो क्या है? संतुलित आहार कहलाता है। भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल, सब्जियां होती है, एक संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। फल भी पोषण है। शिशुओं को माँ के दूध में संपूर्ण पोषण मिलता है जिन्हें उन्हें जरूरत है। आयरन तत्व रुधिर का निर्माण करता है, खून बनता है। येलो है प्रचुर खाद्य जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि में किशोर के अच्छे खाद्य हैं। ये सब खाने चाहिए। अपने दोपहर एवं रात्रि के भोजन में खाद्य पदार्थों की जांच कीजिए, क्या संतुलित भोजन पोषक है। इसमें खाद्य का शामिल है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसमें दूध, मांस, नट, दालें शामिल है जो वृद्धि, दालों में क्या होता है? प्रोटीन होता है। इसके अलावा गुड़ खाना चाहिए, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। चावल इत्यादि आप ले सकते हैं। चिप्स
चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डिब्बाबंद खाद्य भी स्वादिष्ट होते हैं, परंतु इन्हें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए, पोषक मात्रा पर्याप्त नहीं होती। ठीक है ना। तो ये चिप्स वगैरह आते हैं, लगातार नहीं खाने चाहिए, इससे बीमार पड़ जाते हैं। अब है व्यक्तिगत स्वच्छता। यहाँ पर दिखा रहे हैं भोजन के खाद्यान्न, ये सब्जियां हो गई, मांस हो गए, फल हो गए, दूध, अंडे, अंकुरित भोजन, दालें वगैरह। ठीक है, तो ये सब भोजन में लेने चाहिए। अब बात करते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। किशोरों के लिए और भी आवश्यक है, क्योंकि श्वेत ग्रंथि अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण श्वेत शरीर से गंध आने लगती है। शरीर के सभी अंग भागों को स्नान करते समय भली भांति धोना चाहिए। यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया का संक्रमण का खतरा रहता है। लड़कियों को ऋतुस्राव के समय सफाई का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने ऋतुस्राव को ध्यान में रखते हुए तैयार रहना चाहिए। साफ सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना चाहिए। कपड़े के पैड इत्यादि का उपयोग करें। आवश्यकता अनुसार 4 से 5 घंटे नैपकिन या घर में तैयार किए पैड बदले। ठीक है ना। जब लड़कियों में ब्लीडिंग होती है 3-4 दिन, तो उन्हें सैनिटरी नैपकिन या पेन नैपकिन का यूज करना चाहिए। अब शारीरिक व्यायाम। ताजी हवा में टहलना, खेलना शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ रखता है। सभी यानी सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए। ये बात बता रहा है भ्रांतियाँ और अवधारणाएं, और ये करिए आप पढ़ सकते हैं ना। ब्लीडिंग या ऋतुस्राव के दौरान यदि कोई लड़की किसी लड़की को देखती है तो गर्भवती हो जाती है, सब फालतू बातें, ऐसा कुछ नहीं है जो समाज ने फैला रखे अंधविश्वास। ठीक है। संतान के लिए माँ, संतान के लिंग के लिए लड़का या लड़की है, उसके लिए माँ जिम्मेदार है। ये बात गलत है। ऋतुस्राव की अवस्था में लड़की रसोई का काम नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़की अशुद्ध हो जाती है, वो ये सब भ्रांतियाँ हैं। साइंस इन सब बातों को नहीं मानती। अब है नशीली दवाओं और ड्रग्स का निषेध करें। किशोर अवस्था व्यक्ति के शारीरिक मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय है। वृद्धि काल का एक सामान्य अतः भ्रमित असुरक्षित हो जाता है। जैसे मूवीज वगैरह में दिखाया जाता है, सिगरेट पीना, शराब पीना वैसे शुरू हो जाता है। तो इन सब से बचना चाहिए। ड्रग्स की आदत है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और किसी भी नशीली दवा से दूर रहना चाहिए। आपने एड्स के विषय में अवश्य पढ़ा होगा। HIV खतरनाक वायरस द्वारा था। वायरस पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग्स के इस्तेमाल की जाने वाली सीरीज द्वारा जा सकता है। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यमों जैसे पीड़ित व्यक्ति माँ के दूध द्वारा उसके शिशु में हो सकता है। HIV पीड़ित के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने पर भी एड्स हो जाता है। तो इस चीज एड्स रोग फैलने का भी खतरा रहता है। अगर हम संक्रमित सुई से ले या माँ से शिशु में जा सकता है, या लैंगिक संबंध बनाए जिससे एड्स ऑलरेडी है, या जो ऑलरेडी एड्स है उससे ब्लड ले जरूरत पड़ी तो उससे भी एड्स हो सकता है। ये वायरस जनित रोग है। एड्स क्या है? एड्स एक वायरस जनित रोग है। ये एक रोगों का समूह है जो 15-20 साल तक, 5-7 साल तक तो पता भी नहीं चलता ये रोग हो गया, और फिर धीरे धीरे शरीर को खोखला करके मार देता है। इसकी कोई अभी तक प्रॉपर मेडिसिन नहीं है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब है किशोरों द्वारा गर्भधारण। आप सब मतलब जानते हो कि हमारे शरीर में विवाह की आयु लड़कियों के लिए 18, लड़कों के लिए 21। इसका कारण है कि टीन आयु मानसिक रूप से मातृत्व के लिए तैयार नहीं होती है। लड़कियों की कम उम्र में विवाह नहीं करनी चाहिए, इसे बाल विवाह कहते हैं। ठीक है ना। कम उम्र विवाह और मातृत्व दोनों स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। इससे युवा स्त्रियों के लिए व्यवसाय के अवसरों में भी कमी आती है, क्योंकि मातृत्व से जिम्मेदारी उठाने की सक्षम नहीं होती है, वो मानसिक रूप से पीड़ित होती है। लड़की को 18 साल से कम और लड़के 21 साल से कम में शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब 18 साल से कम उम्र की लड़की में जब बच्चा होता है तो वो मानसिक रूप से तैयार नहीं होती, और दोनों के मृत्यु का खतरा बना रहता है। ना ही पूरी तरह शारीरिक अंग है वो परिपक्व होते हैं कि वो बच्चे को जन्म दे सके। तो इसी के साथ आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है। एक कोशिश की है मैंने कि कैसा हुआ कैसा नहीं आप बताएंगे वो तो। इसी के साथ पार्ट कंप्लीट हो गया। आपको अच्छा लगे तो अब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।